अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सीरीज़ है चैप्टर 1 सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस, वो आजकल हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक जो लेक्चर डिस्कस किए हैं लाइक मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, evolution and growth of international relations, and also today we have the significance of international relations as a discipline। तो आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल आईआर जो है इस डिसिप्लिन की जो सिग्निफिकेंस है या जिसको हम इम्पोर्टेंस कहते हैं वो क्या है, यानी वाई वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस और वाई वी हैव टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा, आपका जो भी कोई कन्फ्यूजन होगा, जो भी कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ज्वाइन करें, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर का इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी टॉपिक्स है मैंने ऊपर लिंक दिया है आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनका भी लिंक मिलेगा आपको, और जो आगे लेक्चर्स आएंगे उनका भी आपको आगे लिंक मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और इसमें अभी 1-2 टॉपिक्स है जो हम इसके बाद अब इसको ख़त्म करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक हमारा होगा दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक न्यू एमर्जिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा अभी तक, तो हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये एक नया सब्जेक्ट है। रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ गई है कि इसमें बहुत सारे नए चीज़ों को जो है ऐड कर दिया गया है। इसीलिए जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सिग्निफिकेंस जो है दैट इज़ it focuses on the understanding of interactions, conflicts, cooperation and dynamics among states and international organizations। यानी जो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होती है अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड के अंदर है, जो कॉपरेशंस के मेजर्स उठाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक अगर हम डिप्लोमेसी है की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें, इन सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन को समझने के लिए आपको कुछ हेडिंग्स यहाँ पे नीचे मिलेंगी, कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट वाइज हम इसको डिफाइन करेंगे। आप इन पॉइंट्स को याद रखें तो आपका सारा जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जो है पहला नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अबाउट ग्लोबल अफेयर्स के बारे में। यानी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड के अंदर डिप्लोमेसी चलती है, जो वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो कॉपरेशंस है, इन सारी चीज़ों को हमें जानने का मौका मिलता है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। और यही पर्पज़ है ताकि हम दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो चल रही है, जो डिप्लोमेसी जो चल रही है, जो वॉर्स हो रहे हैं, तो ये जो स्ट्रगल फॉर पावर है वर्ल्ड के अंदर, तो इस चीज़ को हम समझें। सेकंड इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, लाइक कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट हम फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट ले, या अभी रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और वहाँ उसकी जगह पीस लाना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करें। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने से हमें इन कॉन्फ्लिक्ट को समझने का मौका मिलता है, और साथ ही हमारे अंदर पीसफुल रेजोल्यूशन का जो है एक आइडिया आ जाता है कि हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू मेक अ वर्ल्ड ए पीसफुल कंट्री। थर्ड इज डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसमें डिप्लोमेसी की बात होती है, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात होती है, और जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं तो हमें एक नॉलेज मिलता है, हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स का नॉलेज मिलता है, जिससे हम नेगोशिएशंस के ऊपर आ जाते हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। यानी जब भी हम किसी वर्ल्ड की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन हमें इस तरह से हेल्प करता है कि हम उस कंट्री की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, या वहाँ पर जो स्ट्रेटजिकल फैक्टर्स होते हैं कि उनका पावर गेन करने का मकसद क्या है, जब इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम नेगोशिएशंस पे आ जाते हैं। देन वी हैव फोर्थ वन दैट इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हर एक कंट्री की एक पॉलिसी होती है जिसको फॉरेन पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो ये फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री कैसे बनाएगी, किसके साथ वो दोस्ती रखेगी और किसके साथ वो ट्रेड करेगी, किसके साथ उनका जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगी, यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो जो कंट्री आपकी अपने फेवर की बात करती है, जो जिनके साथ आपकी आइडियोलॉजी मिलती है,
उनके साथ नेचुरली आपका जो है एक कनेक्शन बढ़ जाता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया एक क्लोज फ्रेंड्स थे, क्योंकि इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री था और रशिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री था। लेकिन अब चूंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बदल गई है, अब ये पावर, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लाइक यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, तो उसके लिए ये जो है अमेरिका और जो है बाकी सुपर पावर से उनके करीब जा रहा है। तो ऐसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो कैसे होगी, ये पॉलिसी बनाना भी आप तब सीखेंगे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करेंगे। Number 5 is international organizations. There are many international organizations in the world like UNO, WTO, International Monetary Fund, World Bank. So in international relations, we study these international organizations and we study the influence of these international organizations on the global politics. यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने का मौका हमें आईआर में मिलता है और हमें ये पता लगता है कि जो यूएनओ है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या आईएमएफ है या एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, तो इनका क्या फंक्शन है और इनका क्या रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और हाउ दे इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इससे हमें ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ स्टेट्स का रोल नहीं है बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक यूएनओ का एक इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, यूएनओ का एक इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वार से बचाने का। और अगर हम देखें जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड है इसको रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होता है। या वर्ल्ड बैंक जो है उन कंट्रीज को फाइनेंस करता है जहां पर जिनको गरीबी होती है या जिनको नीड होती है, तो इसके जरिए से रिच कंट्री जो है पुअर कंट्रीज की हेल्प करते हैं। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और ये सब हमें तब पता लगता है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना, उसकी सिग्निफिकेंस में ये भी आता है कि दैट वी स्टडी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नंबर 6 इज ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल इश्यूज। आईआर को स्टडी करने से हमें पता लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स पे, वर्ल्ड के कल्चर्स पे, वर्ल्ड की सोसाइटीज़ पे। और इसके साथ साथ जो ट्रांसनेशनल चैलेंजेस है, लाइक हमें क्लाइमेट का चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, टेररिज्म का चैलेंज है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का चैलेंज है, या पेंडेमिक्स का यानी जो कोविड-19 या जो हेल्थ इश्यूज़ है, इनका चैलेंज वर्ल्ड में फेस करना पड़ता है। तो ये भी हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में तब हमें पता लगता है जब हम इन चीज़ों इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का स्टडी करने का मतलब ये भी होता है कि हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में और वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में जानते हैं और उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पे क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम वर्ल्ड में हो जाती है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को भी जानने का मौका मिलता है। क्योंकि आईआर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि टेररिज्म क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, कल्चर्स और सोसाइटीज़ के ऊपर, इसमें हमें आईआर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देन वी हैव 7th वन, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड एथिक्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसको स्टडी करने से हमें ये पता लगता है कि जो वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स है और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे हम वर्ल्ड के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोक सकते हैं और हम वर्ल्ड के अंदर कैसे एथिक्स ला सकते हैं। एथिक्स मीन्स कि जो कास्ट की बेस पे, कलर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ ख़त्म हो गए थे जो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ये जानने का मौका मिलता है कि किस कंट्री के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती है और कहाँ पर एथिक्स को प्रमोट किया जाता है, कहाँ पर वैल्यूज़ की कदर की जाती है। इस चीज़ को हमें जानने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जब हम आईआर की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि अमेरिका एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे एक डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि वहाँ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लोग जो है फ्रीडम एंजॉय करते हैं। वायरस अगर हम नॉर्थ कोरिया, किंग जॉन की बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें हमें जानने का मौका मिलता है जब हम आईआर की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो है एक और टॉपिक जो इसमें आता है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन। हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोकें और उसका रेजोल्यूशन कैसे करें, क्योंकि ये नेचुरल है कि वर्ल्ड में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। यहाँ तो घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक स्टेट, एक गांव, एक शहर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाए, टेंशन्स बढ़ जाए
और उससे क्या हो, न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट होता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर का थ्रेट होगा या सिंपली वॉर का थ्रेट होगा, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, हम इसको कैसे रोकें, ये भी हमें आईआर में पता चलता है। क्योंकि आईआर में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इस काम को करने में, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, या जो मीटिंग्स होती है, समिट्स होती है, या जो एग्रीमेंट्स होते हैं अमंग द कंट्रीज, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टेंशन, इन कॉन्फ्लिक्ट को समझने में और इनको रिजॉल्व करने में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का काम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन। 9th वन इज इकोनॉमिक रिलेशंस। हम आजकल देखते हैं कि कंट्रीज के बीच में सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बल्कि इकोनॉमिकल रिलेशन को बढ़ाने का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, या जो इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो है, तो इस चीज़ को भी रेगुलेट करता है। इस चीज़ को भी समझने का हमें मौका मिलता है जब हम आईआर की स्टडी करते हैं। क्योंकि आईआर में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईआर में हम डब्ल्यूटीओ, आईआर में हम वर्ल्ड बैंक, आईआर में हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के रोल को और उनकी फंक्शन को स्टडी करते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड या ट्रेड अमंग द कंट्रीज़, जिसमें हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देन 10th वन इज एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट। एकेडमिक, अगर हम देखेंगे एकेडमिकली कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस होती है। हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और इससे क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन जो हमें मिलता है। हम ग्लोबल इकोनॉमिक्स को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं डीपली, और उससे हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं तो उससे आपका एरिया जो होता है रिसर्च का, या आपका जो थिंकिंग का एरिया जो है वो ब्रॉड नहीं होता। लेकिन जब आप पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हो कि किस कंट्री का कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इससे हमारी नॉलेज में और इजाफा हो जाता है, और हम जो है हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है, और हमारे अंदर जो है थिंकिंग बढ़ जाती है। हम एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में आ जाते हैं। देन वी हैव ग्लोबल सिटीजनशिप। आईआर को स्टडी करने से हमें ये भी पता लगता है कि डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मड ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है। क्योंकि ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल इश्यूज़ को, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में हम अवेयर हो जाते हैं, और हमें ये पता चलता है कि वी आर अ ग्लोबल सिटीजन्स, वी आर नॉट सिटीजन्स ऑफ पर्टिकुलर वन कंट्री। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हम सेटल हो जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट एमर्ज हो जाता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ नॉट टुवर्ड्स आवर स्टेट ओनली, दैट इज़ टुवर्ड्स द वर्ल्ड। इसीलिए आजकल जो G20 या और कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती है एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग, तो उनका यही मतलब होता है कि वो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा देश तो महफूज है, लेकिन हम चाहते हैं पूरी दुनिया महफूज हो, या हमारा देश तो अफेक्ट हुआ है एनवायरनमेंट से या टेररिज्म से या किसी और चीज़ से, लेकिन हम चाहते हैं पूरी दुनिया में ये चीज़ कायम हो जाए। तो दैट मीन्स जो ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये भी हमें समझ आ जाता है कि बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आवर कंट्रीब्यूशन should not be limited towards our country or our state only. It should be global. इसको हम कहते हैं कि think globally. तो देन वी हैव 12th वन इज कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो इससे क्या होता है, हम डिफरेंट कल्चर्स को, जो दुनिया के अंदर अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज़ कल्चर जो है, उनकी सोसाइटी जो है, उनके इंडिविजुअल्स जो है, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और डाइवर्स पॉपुलेशन जो वर्ल्ड के अंदर है, ब्लैक है, वाइट है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आदिवासीज़ है, इन सब के कल्चर को, इन सब की थिंकिंग को, आइडियोलॉजीज़ को हमें समझने का मौका मिलता है। तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो चीज़ हमें लगती है बाहर अच्छी है, हमें उसको यहाँ प्रमोट करना चाहिए, या जो यहाँ पे है तो उसको बाकी दुनिया के अंदर प्रमोट करना चाहिए। जैसे इंडिया ने जो योगा का कंसेप्ट दिया, ये हमारा ट्रेडिशनल जो है, वेदास के टाइम से हम योगास को फॉलो करते थे, लेकिन इंडिया ने जब ये मैसेज वर्ल्ड को दी तो पूरे वर्ल्ड ने योगा को एक्सेप्ट किया। इसी तरह जो अमेरिका का कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है दुनिया के कल्चर को, इससे इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, या इवन बुक्स चेंज हो रही है, आइडियाज चेंज हो रहे हैं, डिग्रीज चेंज हो रही है, लोग जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ के कल्चर को समझने का मौका मिलता है। बट वेयर वी स्टडी आईआर। एंड लास्ट वन इज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरियर। आईआर ग्रेजुएट जो है, जो आईआर में पीजी करते हैं, एमएससी करते हैं, या पीएचडी करते हैं, या रिसर्च करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा
कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। दे कैन बिकम अ डिप्लोमेट्स, दे कैन वर्क इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन बिकम द प्रोफेसर्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन यूनिवर्सिटीज़, दे कैन गो इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में या नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज में जो है काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनमें आईआर के ग्रेजुएट्स, आईआर के रिसर्चर्स या आईआर के एक्सपर्ट्स को मौका मिलता है काम करने का। दे कैन वर्क इन एनी इंटरनेशनल और एनजीओ, दे कैन वर्क इन एनी डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन वर्क इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन वर्क इन यूएनओ, दे कैन वर्क इन एमएनसीज, इन डब्ल्यूटीओ, इन वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उनको पूरी तरह से ग्लोबल नॉलेज होती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है। वो सिर्फ अपनी ही कंट्री के बारे में नहीं जानते बल्कि पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूँ, जो इंटरनेशनल रिलेशन आपका सब्जेक्ट है, अगर आप कल जाके इसमें एमएससी करते, एमए करते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी करते हैं या आप रिसर्च करते हैं, तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। आप सिर्फ एकेडमिक पे फोकस ना करें बल्कि आपको किसी भी कंपनी के अंदर जो भी ग्लोबल लेवल पे है कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है और आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन। तो इसलिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसका स्कोप जो है इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि आजकल हमें दुनिया में कॉपरेशन की ज़रूरत है। वर्ल्ड पीस की बात सभी बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबल जो है इंटरेक्शन की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको तब मिलेगी जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ वाई कि हमारी जो सीरीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक रेगुलरली देखिएगा ताकि आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।